Good morning students. Welcome to my channel Pedagogy Pro. Today we'll be going to start with the topic dyslexia part 2. In the previous lecture we have done with the meaning of dyslexia, definition of dyslexia and symptoms of dyslexia. With the continuation of that we'll be going to start with the part 2 of this lecture. Let's start with this lecture. So today with the end of the lecture you will be able to know the personalities who has been suffered from the dyslexia and the various teaching strategies that can be adopted to deal with the dyslexic child and some questions that are being into the PTET or CTET examination which are important from this topic only. So let's start. So सबसे पहले पर्सनालिटीज़ देखते हैं जिनको डिसलेक्सिया हुआ था. अगर हम इंडियन पर्सनालिटी देखें, ऋतिक रोशन वॉज डिसलेक्सिक चाइल्ड. उनके बचपन में डिटेक्ट हो गया था ही वॉज डिसलेक्सिक. देन उसके बाद ड्रिल प्रैक्टिसेस एंड काफ़ी सारी अप्रोचेस को यूज़ करने के बाद ही वॉज बेटर एंड नाउ ही इज़ एक्सेलिंग वेरी मच इनटू हिज करियर. सो आर्टिस्टिक हैंड जो होता है पर्सन का वो अच्छा हो जाता है. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर. जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल for the language development, for the speech development and for the writing. So जो academic part होता है उसमें person weak होता है, but artistic approach को देखें तो उसमें strong होता है क्योंकि right hemisphere responsible होता है हमारा आर्टिस्टिक अप्रोच के लिए. सो उस चीज़ में अच्छा होता है. सो इसी तरह हम देखें ऋतिक रोशन, ही इज़ अ हीरो एंड ही इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग एंड डांसिंग. सो ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज फील्ड. देन उसके बाद आप देखें हमारे पास है टॉम क्रूज, बॉलीवुड हीरो. अगेन ही वॉज ऑल्सो डिसलेक्सिक चाइल्ड. सो उनके पेरेंट्स ने अर्ली डिटेक्ट किया एंड देन ओवरकम करने की कोशिश की एंड नाउ दे आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड. देन उसके बाद देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो सभी जानते हैं. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन देखो इनको भी ये प्रॉब्लम थी. देखो ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी चली आ रही है. सो उन्होंने देखो क्या आविष्कार किया. सो जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो आर्टिस्टिक हैंड के साथ साथ इंट्यूटिव हैंड को भी प्रमोट करता है. आपके इंट्यूशंस उसको भी बहुत अच्छे से एक्सेल करवाता है. सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवरीज की. सो इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर बेंट ऑफ माइंड. सो यहाँ पर देखेंगे कि डिसलेक्सिया ऐसा नहीं है कि अगर किसी को डिसलेक्सिया है दे कैन नॉट डू गुड इन टू एनी फील्ड. वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी ही फील्ड में और कई सारे टैलेंट्स हैं जिनमें वो अच्छा कर सकते हैं. सो वी मस्ट गिव देम प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड लर्न. देन उसके बाद आते हैं व्हाट आर दी टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डिसलेक्सिक चाइल्ड. अगर हम देखें टीचिंग स्ट्रैटेजीज हमें डिसलेक्सिक चाइल्ड के लिए मल्टीपल यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर. सो सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजीज देखें कौन कौन सी हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मल्टी सेंसरी अप्रोच, other one is drill and practice method, writing support, encourage additional time, then reading strategies, then breakdown task. सबसे पहले देखिए मल्टी सेंसरी अप्रोच. आपने वो तारे ज़मीं पर मूवी भी देखी होगी. उसमें भी जब दर्शिल को नए स्कूल में भेजा गया उसके टीचर को डिटेक्ट करना आ गया था कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है. देन व्हाट ही डिड, उसने उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाया. मल्टी सेंसरी अप्रोच में क्या होता है, यू आर इन्वॉल्विंग द मैक्सिमम सेंसेस ऑफ द चाइल्ड. वो कैसे, आप बोल के बता रहे हैं, आप उसको विजुअल एड दे रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं. आप देखेंगे प्लेवे मेथड से ही उन्होंने सिखा दिया था. जैसे स्टेयर्स पे जंप कर करके प्लस माइनस सिखा देना. देन सैंड पे ABC लिख के दिखाना. सो स्किन पे ABC लिख के दिखाना अपनी बाजुओं में, हाथ में. सो दैट वाज ऑल दी मल्टी सेंसरी अप्रोच जहाँ पर बच्चे की मैक्सिमम हर सेंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. बार बार आप एक सेंस से नहीं दूसरे सेंस को भी इन्वॉल्व करते हुए आप उसको सिखा रहे हैं. अल्टीमेटली द चाइल्ड विल बी गोइंग टू लर्न विद द बेस्ट.
देन उसके बाद देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चा एक बार में नहीं सीखता, उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और जब बच्चा स्लो है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सो देखो ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो क्योर नहीं हो सकती। विद द प्रैक्टिस एंड विद द स्ट्रैटेजीज इसको रिड्यूस किया जा सकता है और बच्चे को अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड इज़ दी वेरी गुड स्ट्रेटजी टू ओवरकम द डिसलेक्सिक चाइल्ड। सो बार बार उसको वो क्वेश्चंस, वो अल्फ़ाबेट, वो फोनेम्स बुलाई जाए ताकि वो बच्चा उसमें मास्टरी ले सके। देन उसके बाद देखिए राइटिंग सपोर्ट। अब बच्चा जो है उसकी राइटिंग लेजिबल नहीं होती, अच्छी नहीं होती, देन व्हाट यू नीड टू डू, ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा है, बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। उसके साथ साथ आप उसको राइटिंग सपोर्ट दें, जैसे कि कुछ एक ऐसी बुकलेट्स बनी होती हैं जिसमें कि वो प्रॉम्प्ट किया जाता है कि किस तरह इस अल्फ़ाबेट को लिखा जाएगा। एक प्रॉपर शेप क्रिएट करना आ जाता है बच्चे को कि ए को इस फ्लो में ही लिखना है। देन इसी तरह का आप उसको सपोर्टिंग मटेरियल दें लंबे समय के लिए प्रैक्टिस के दौरान, सो अल्टीमेटली बच्चे की राइटिंग में भी सुधार आ जाता है। देन उसके बाद देखें एनकरेज। देखिए कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाएं तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जो काम पॉसिबल भी नहीं है वो भी आप कर लेते हैं। द थिंग इज़ मोटिवेशन, व्हेन देयर इज़ अ व्हील देयर इज़ अ वे। सो इसी तरह आपने क्या करना है, अपने बच्चों को एनकरेज करना है कि येस दे कैन डू देयर बेस्ट ऑल्सो, दे कैन डू लाइक दिस लाइक अदर स्टूडेंट्स, राइट। आपने अगर उनको ये फील करवा दिया कि आप में ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हैं, बच्चा कभी भी उससे परे नहीं जाएगा, बच्चा उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, आपने देखा है तारे ज़मीं पर मूवी में भी, और अक्सर हम नॉर्मल कन्वेंशनल क्लासरूम में भी देखे क्या होता है, बच्चा अगर गलती करता है तो उसको उसके लिए पनिश किया जाता है या डांटा जाता है या उसको लेबल कर दिया जाता है लेटर ऑन। सो हमने वो सब नहीं करना है, हमने एक्सेप्ट करना है द चाइल्ड हैज़ कमिटेड द मिस्टेक, नाउ हाउ टू लेट हिम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसकी पेस से, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हमने उसको जब समझाना है, देन अल्टीमेटली उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट भी करना है इंट्रेंसिकली, ताकि वो बच्चा लंबे समय तक अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। देन उसके बाद देखें एडिशनल टाइम। बच्चा स्लो होता है, बच्चा अपनी पेस में सीख रहा है, उसकी अटेंशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, अटेंशन स्पैन भी बहुत कम बच्चा प्रोवाइड कर पाता है। सो एडिशनल टाइम दे, कुछ भी टास्क आप दे रहे हैं उसको क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी उसी वक्त आप एक्सेप्ट करें कि आप अभी करके दें, नहीं, गिव हिम टाइम, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे। सो जब उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इट मीन्स उसको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है, बच्चे को ये होगा कि हाँ मेरे पे ध्यान हो रहा है एंड आई हैव टू डू, और मेरे को सपोर्ट भी किया जा रहा है। सो इस तरह क्या होगा, बच्चा अच्छा करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजीज आप देखें कि उसकी रीडिंग जो है उसको आपने फोनेम्स को ज़्यादा साउंड क्रिएट करके आपने समझाना है। सो बार बार उसको रीडिंग पे लेकर आए। अगर तो वो अवॉइड करता है, देखिए उसको रीडिंग प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई ही इज़ अवॉइडिंग, बट यू हैव टू गिव हिम द प्लेटफॉर्म। बार बार उसको रीड करने के लिए बोले, एंड जब वो रीड करता है ध्यान दें कि क्या वो अपनी फिंगर को यूज़ करते हुए रीड कर रहा है कि नहीं, राइट। और कौन से ऐसे फोनेम्स हैं जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग। अल्टीमेटली द चाइल्ड विल बी गोइंग टू रीड विद द मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑल्सो। देन उसके बाद आप देखें, आप एक और स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्रेक डाउन टास्क। ब्रेक डाउन टास्क में क्या है कि आप सभी बच्चों को आमतौर पे जैसे होमवर्क दे रहे हैं या कुछ काम दे रहे हैं, थोड़ा सा डिसलेक्सिक चाइल्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन करके काम दें। उससे क्या है, छोटा छोटा काम देंगे तो वो कंप्लीट करते हुए सारा कंप्लीट कर लेगा। अगर आपने बहुत सारा काम दे दिया, देन चाइल्ड विल बी गोइंग टू अवॉइड इट and it will be again a challenge for him. So we have not to be challenged to him, we have to create a great platform to him so that he can excel in his classroom transactions also. So छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके काम को सौंपे ताकि वो उसको अच्छे से निभा सके। तो ये सब थी टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द डिसलेक्सिक चाइल्ड। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ द few important questions
जो कि पीटेट या सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए भी हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज difficulty in recalling the sequence of letters in words and frequent loss of visual memory is associated with. So क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिफ़िकल्टी है किस चीज़ की? रिकॉलिंग की. सीक्वेंस ऑफ लेटर के सीक्वेंस को नहीं रिकॉल कर पा रहा और उसको विजुअल मेमोरी की भी प्रॉब्लम है. सो ये किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया, डी डिसलेक्सिया. सो देखिए, रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर ये तो डिसलेक्सिया में ही होता है. सो द राइट आंसर इज डिसलेक्सिया. लेकिन यहाँ पर आपकी नॉलेज में ऐड कर दूँ, डिसकैल्कुलिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने में, प्लस माइनस कैलकुलेशंस. सो दैट इज़ डिसकैल्कुलिया. इसका क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है. देन उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विद, यस, इट इज़ ए राइटिंग प्रॉब्लम. यहाँ पर बच्चे को पेन को होल्ड करने की प्रॉब्लम भी आती है, कोऑर्डिनेशन करने की प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, अक्षर को सही से लिख नहीं पाता. सो दिस इज द डिस्ग्राफिया. फिर उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया. डिस्प्रैक्सिया भी ऐसी लर्निंग डिफिकल्टी है जिसमें कि बच्चा मोटर स्किल्स को नहीं डेवलप कर पाता, ना सीख पाता है. सो बेसिकली मोटर स्किल्स और मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चे को यहाँ पर. और डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, राइट? So you got the right answer from here. Now coming to the next point, that is second question. So dyslexia is associated with A. mental disorder, B. mathematical disorder, C. reading disorder, behavioral disorder. So the right answer is reading disorder. Reading, writing and spelling हम बोलते हैं ना definition में. So right answer is C. रीडिंग डिसऑर्डर. सो इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया और लर्निंग डिसेबिलिटी जिस पे क्वेश्चंस आ सकता है कई बार. डिसलेक्सिया पे तो आता ही आता है. डिसकैल्कुलिया ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कैलकुलेशन. डिस्ग्राफिया रिलेटेड टू द राइटिंग. ADHD का भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आ जाता है अक्सर. दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बच्चा बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाता इन दी क्लासरूम. उसको हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी और मिसचीवियस एक्टिविटी करने में एंगेज रहता है. सो उसको हम ADHD कहते हैं. नेक्स्ट उसके बाद आता है डिसलेक्सिया, दैट इज़ अ रीडिंग प्रॉब्लम. एंड द लास्ट वन इज़ ऑटिज़म. ऑटिज़म क्या होता है? जिसमें कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता. सो लैक ऑफ हैविंग सोशल इंटरेक्शन और कह लीजिए कि अपनी सोसाइटी में डील ना कर पाना, ना समझ पाना इमोशनली एंड ना लैंग्वेज को यूज़ कर पाना, दैट इज़ द ऑटिज़म. सो दीज आर दी लर्निंग डिसेबिलिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ये आपको करने चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब टेट एग्जामिनेशन. देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी क्वेरी में है सो वो शेयर कीजिए ताकि हम उस पर भी लेक्चर तैयार कर सकें आपके लिए. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने पढ़ाई मन लगा के कर रहे हो ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सकें. धन्यवाद.